दूसरी बात बेटा, अब हम ना दो वेक्टर्स का क्रॉस करना सीख रहे हैं जो कि हमें आई जे के में गिवन है। अच्छा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा बताओ? आई क्रॉस आई 0 आई क्रॉस आई कितना होगा? 0 वाई, क्योंकि वो 180 थीटा 0 क्यों बेटा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसका भी 1, बट साइन 0 डिग्री बिकॉज दे आर पैरेलल। एक ही तो है, सेम ही तो है। सिमिलरली बेटा जे क्रॉस जे भी कितना हो जाएगा? 0 जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। डॉट में हम देख पा रहे थे सेम वेक्टर्स, सेम आई आई का क्या बनता था? 1 बनता था। आई और जे का 0 होता था, आई और के का 0 होता था। डिफरेंट का 0 होता है और सिमिलर का 1 होता है। वहां यहां उल्टा हो रहा है बेटा, या सिमिलर का 0 हो रहा है और डिफरेंट का कुछ तो सर्कल से हम निकाल लेते हैं। चलेगा? तो अब तुम मुझे बताओ, ये भी लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल सा। मुझे बताओ बेटा, आपको करना है 2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। कैसे करेंगे इसे बताओ? इन दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस करना है। तो बेटा पहले आप इसको इससे क्रॉस करोगे, करते हैं भाई शरीफों की तरह। 2 × 3 6, i क्रॉस i तो 0। अब मैं अगली बार के लिए सीख ले लूंगा कि i और i को क्रॉस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो 0 बनाने वाला है। अगली बार मैं नहीं लिखूंगा। प्लस बताओ बेटा 2 × 2 4 i क्रॉस j। ठीक है, फिर देखते हैं सर्कल में, देखते हैं। फिर 2 × 1 2 i क्रॉस k। अब बेटा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूं i j k। बताओ, ये तो हो गया 0, ये हो गया i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या होगा बेटा? k क्या? अब i क्रॉस k है, आएगा तो j, बचा कौन? j आएगा तो j वो प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ। बेटा मेरे को उल्टा घूमना पड़ रहा है, माइनस j आएगा, ये आएगा -2j क्या? सही है? दिस इज द आंसर। ठीक है ना? लिख ले यहां तक, क्वेश्चन तक। पहले वो भी लिखना बेटा। ये बना लिया ना आप लोगों ने? ठीक है ना? इन दोनों का हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो क्या मेथड लगाऊं बेटा? अगर मैं इस शरीफ वाला एकदम बिल्कुल सीधा वाला मेथड लगाऊंगा तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों बेटा? आप इसको यहां 3 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस करोगे। चलो एक तो आप बोल दोगे 0 हो गया, बाकी 2 तो करने पड़ेंगे यार। फिर यहां किसके साथ करोगे बेटा? हैं? आप इसको छोड़ दोगे j वाले को, बट i और k वाले से करोगे तो 4 टर्म्स हो गए। पहले के 2, इसके 2, और फिर इसका भी बेटा सेम कहानी, इसके भी 2 हो जाएंगे, k वाला तो 0 हो जाएगा। तो 6 टर्म्स लिखने पड़ेंगे आपको। फिर 6 में i वाले जोड़ने, j वाले जोड़ने, k वाले जोड़ने। बोलो ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट मेथड बनाते हैं। हम मैथ्स का ये तरीका है, सीखे? बताओ, या पहले आप इसको इस सीधे तरीके से करके आंसर निकालना चाहोगे? बोलो नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो बेटा देखो, तरीका सीखते हैं इसको फास्ट करने का। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये ऐसा बॉक्स बना लेना है, दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच लेने हैं। इसको हम बोलते हैं, हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहे हैं, ऐसे हम कॉलम्स और रोज बनाएंगे। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या भरना है? पहली रो में i j एंड k, i j k भर देना है। सही है? अब आपको देखो a क्रॉस b करना है, तो यहाँ a के कोफिशिएंट्स, यहाँ b के कोफिशिएंट्स। बताओ a का i में कौन है? 1, j में कौन है? 2, k में कौन है? -1। सिमिलरली b का कौन है? i 2, -1 एंड 2। बोलो यहाँ तक सही है क्या? सही है? यहाँ तक ये कर पाएंगे हम? अब बेटा आपको एक छोटी सी गलती कर देनी है, यहाँ आपको माइनस लगा देना है। सही है? ये गलती आपको जानबूझ के करनी है। एक तो अपन गलती से गलती करते हैं,
या कुछ जानबूझ के गलती करनी है, क्या कि जे के आगे क्या लगा देना है हमेशा माइनस, ऐसा कुछ होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आता है, बस इतना सा। अब क्या करना है बेटा, आपको आई कैप लिखना है। अब आपको क्या करना है, आई कैप वाला जो ये कॉलम है इसे छुपा लेना है, इसको ऐसे छुपा लेना है। और बेटा इनको देखोगे अब, ये 4 नंबर बचे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस, ये तो 1 ही हो गया ना प्लस में ही, ये आ गया सीधा आपका आई कैप का आंसर। अगला क्या है, माइनस जे कैप है, जे कैप नहीं है, क्या है यहाँ माइनस जे कैप है। अब क्या कर लो बेटा, इसके कॉलम को छुपा लो आप, ठीक है ना, इस कॉलम को छुपा लो तो कौन से 4 नंबर बचे, 1 2 3 4, दिस माइनस दिस कितना हो गया 2 माइनस माइनस 2 है ना, प्लस के कैप, के कैप वाले बेटा के कैप वाले कॉलम को छुपा लो, कौन बचे ये और ये, पहले इसको करना है फिर इसको करना है, कितना हो गया ये -1 और ये -2 2 जा, बताओ बेटा सीधा फटाक से आंसर आ जाएगा कितना, 4 - 1 3 आई कैप, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाहर तो ऑलरेडी माइनस है, -1 के कैप, सही है। तो एक हमने साथ में किया, एक मैं आपको दे देता हूं, आप इसको मेथड को प्रैक्टिस कर लो। सही है, कई बच्चे ये बनाते भी नहीं है, वो बस ये वेक्टर्स को ही देखते हैं, जब वो आई कैप लिखने जा रहे हैं तो आई कैप वालों को छोड़ देते हैं, फिर वो मन में ही ऐसे चल लेते हैं, ऐसे मान लो मैं इसके नीचे ही लिख लेता, ऐसे क्या लिख लेता, इसके नीचे ही भर देता बेटा ऐसे, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया ना यार, जब आई कैप लिख रहा हूं तो सही है ना, फिर माइनस जे कैप लिखूंगा, जे कैप नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा माइनस जे, ये गलती आपको जानबूझ के करनी है, माइनस जे कैप लिख रहा हूं तो फिर ये वाले, और के कैप लिख रहा हूं तो फिर ये वाले, जे कैप हमेशा माइनस में ही आएगा, हमेशा हमेशा, ठीक है ना, ये मेथड ही है, ऐसे चलता है, वो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे है, ठीक है। तो अगला अभी आप करेंगे, लिखिए, देखो फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो अपन दे देते हैं I -2j प्लस 6k, दे देते हैं अपन I प्लस 2j माइनस 5k, ए क्रॉस बी कर दीजिए, ए क्रॉस बी, बोलो, -2 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 4k कैप, सभी लोगों का ये सेम आ रहा है तो बताओ, है सही है क्या? अच्छा, अगर मैं बी क्रॉस से करता तो बेटा क्या आंसर आता बताओ? तो ये रोज एक तो इंटरचेंज हो जाती, वो सब मेहनत करने के बाद माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, सही है, डन हो गया, बताओ। अब आप लिखें बेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को कहां यूज कर पाते हैं। सही है। तो बेटा देखो आगे कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से बनेंगे, जैसे कि टॉर्क। सुना है आपने टॉर्क? तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? आर क्रॉस एफ। लिख लो, फर्स्ट एप्लीकेशन में लिख रहे हैं अपन, टॉर्क निकाल सकते हैं। वेयर आर इज बेटा, आर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू, जिसके हिसाब से हम टॉर्क निकाल। ठीक है, ये नहीं लिखते, ऐसे लिख लो बस। ठीक है बेटा, फिर हमारा वो होता है क्या, हमारा एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर। ये सब आपको पढ़ेंगे हम, है ना, ये हम सब पढ़ेंगे, बट जस्ट एक ऐसा बताने के लिए। एल वेक्टर क्या होता है बेटा? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। देखो मैं जो ये आपको कह रहा था ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमी किधर है। जैसे मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर बच्चों को फ्लूइड्स में दिक्कत आती है ना, फ्लूइड्स में जनरली बच्चा आपको परेशानी मिलेगा। ठीक है, फिर वो आपको रोटेशन में थोड़ा सा परेशानी मिलेगा। ठीक है, कोलिजन सेंटर मास वाले में हल्का फुल्का वो परेशान मिलेगा। ये आपको जब तक पता नहीं होगा बेटा, तो आप काम कैसे करोगे? सही है ना। तो मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं ये बात, आप उस पेपर को आपसे नहीं हो रहा, देखो बहुत हम वो आलस कर जाते हैं घर पे जाकर के, कौन देखेगा यार, फिर लेकर के आना है, एक स्टेप उसमें लगा दिया। तुमसे अगर वो नहीं हो रहा है भाई, पेपर ला करके जो भी तुम्हें मिल रहा है ऐसा कोई, उसके साथ बैठ जाओ यार, बातचीत कर लो। अरे बात समझ में, क्या नुकसान क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोई नुकसान नहीं होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो समझ रहे हो तुम, कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। वो आपका कोई नुकसान हो गया बेटा? कोई नुकसान नहीं हो। सही है ना। और टाइम है तुम्हारे पास अभी, ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं है। सही है। चलो, और दूसरी बात बेटा, हम तीसरा एप्लीकेशन लिखे। तीसरा एप्लीकेशन हम क्या निकाल लेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा। बताओ ए और बी से ट्राइंगल बन पाएगा? सर ये बन गया ट्राइंगल। सही है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं जिसमें से दो क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड्स। ए एंड बी वेक्टर आर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है बताओ? एडजेसेंट साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ, बोलो यार, ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का अगर मेरे को ये दो साइड्स दे दी जाए तो मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर सकता हूं? हाँ सर कर लो बेटा, मैं आपको ये दो साइड दे देता हूं ट्राइंगल की, बोलो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा सर। सर इसका ये कोना और इसका ये कोना मिला दो, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सही है। तो अगर ए और बी साइड्स दे दी जाए ट्राइंगल की, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो तरीके हैं। अगर हमें एडजेसेंट साइड्स गिवन है और दूसरा हमें अगर डायगोनल्स गिवन है। तो बेटा अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड्स, और यहां क्या गिवन है पैरेललोग्राम का? डायगोनल्स D1 एंड D2। डायगोनल्स बताओ कैसा दिखाई देगा बेटा? ये एडजेसेंट साइड्स कैसी होती हैं बताओ? ऐसे, जैसे ए और बी। अब ए और बी, सेम ए और बी ले लेता हूं बेटा मैं, सेम ए और बी। मुझे बताओ क्या इसकी मदद से मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूं? जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ में करते थे, क्या करना है बताओ? सामने वाली साइड को बराबर और पैरेलल बनाना है।
तो बताओ बेटा ए के सामने वाली साइड बराबर ए के और पैरेलल ऐसी बनेगी और बी के ऐसी बनेगी, बोले यार ये बक्सा बन जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, तुम खुद ही बता दो मुझे। सर सोचो, अगर बेटा मैं ऐसे और ऐसे ले लेता, जितना एरिया ये उतना ये आता, तो इसका 2 गुना हो गया ना, तो बस हाफ हटा दो। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम कितना हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको ये भी है कि सर ये कैसे आया, ये कैसा है बेटा, देखो ये बन रहा है ए बी साइन थीटा, ये बन रहा है ए बी साइन थीटा। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बोलो सही है क्या। तो बेटा बेस में ए को मान लेता हूं, सोचो ये आता बी कॉस थीटा, अरे ये थीटा है, इसका यहां प्रोजेक्शन क्या आता बेटा बी कॉस थीटा, और ये हाइट क्या आती बी साइन थीटा। तो हाफ बेस इनटू हाइट इज बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सही है ना। और ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा इसका, ये समझ में आया आपको, क्योंकि सिमिलर एरिया इसका होगा आगे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सही है क्या। अगर बेटा डायगोनल्स गिवन हो, इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे बताओ, इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये बेटा हमारा है D1 वेक्टर और ये है हमारा D2 वेक्टर, दोनों डायगोनल्स हैं। तो बेटा इसका एरिया लिखा जाएगा, अब हाफ ही रहेगा, डायगोनल्स लोगे तो हाफ रहेगा, D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2। सही है, लिख लो। ठीक है, सही है बेटा। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूं वेक्टर्स का, एंड वेक्टर्स इज डन। लिखे नोट करके, लिखे बेटा कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। कोप्लेनैरिटी क्या मतलब है बेटा इसका, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है बताओ, सब एक ही प्लेन। जो सेम प्लेन में हो। जो आपके सामने बेटा ये टेबल है, इसका एक प्लेन है, ये फ्लैट सरफेस है, आप इस टेबल के ऊपर 4 वेक्टर ड्रॉ कर दो या 10 वेक्टर ड्रॉ कर दो, वो सब क्या होंगे सर, वो एक ही प्लेन में होंगे, तो वो क्या होंगे कोप्लेनर। सही है। तो बेटा हम कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी समझ रहे हैं। अब लिखें बेटा, इसमें लिखो इफ A vector comma A vector comma B vector and C vector are coplanar। अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन देखो आप मुझे इसे एक्सप्लेन करें तो आपको खुद एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बेटा अगर ये कोप्लेनर है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मस्ट A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्या कोई इसे एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे बेटा। इनका थोड़ा इक्वल मतलब इक्वल है, उनका सारे कैंसिल हो गए। ना वैसा नहीं, उनका प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा सी को, हाँ। और थीटा 90 डिग्री होगा तो वो 0 ही हो जाएगा cos थीटा में। हाँ। और एक्सप्लेन करो बीबी। ये It is a सही सोच रहे हो, बस तुम वर्ड सही नहीं यूज कर रहे। A cross B vector है ना,
इसमें देखो क्रॉस और डॉट दोनों का मिश्रण मैंने यूज करा है हाँ है? हाँ बोलो बेटा, बोलो आप बोलो। वो परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होगा? नहीं, ए क्रॉस बी तो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। सी जीरो है ना, सी जीरो नहीं है बेटा। मतलब ऐसे कोप्लेनर भी है। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तीनों कोप्लेनर है ये। हाँ। तो ये सच है फिर। तो ए बी क्रॉस परपेंडिकुलर होगा सी को भी, हाँ फिर डॉट करेंगे cos 90 से तो 0 आ जाएगा। हाँ देखो बेटा, आप क्या कह रहे हो इसमें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों कोप्लेनर है। बताओ बताओ बेटा, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो जो आपका वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर एक, क्या वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? बोलो किस प्लेन के? जिसमें ए और बी दोनों है, क्योंकि वो ए के भी परपेंडिकुलर है, वो बी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। सही है क्या? और सी किस प्लेन में है? सी भी बी के प्लेन में है, तो मतलब वो सी के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं उस वेक्टर का सी के साथ डॉट लूंगा तो थीटा 90 के कारण cos 90 जीरो हो जाता है। हाँ वैसे सही है क्या? अगर वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी रहते हैं, और सी भी उन्हीं का दोस्त है, वो भी उन्हीं के साथ कोप्लेनर है, तो मतलब वो सी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सी के साथ अगर उसका डॉट लिया तो क्या आना चाहिए? जीरो। हुआ क्या? ये बात एक्सप्लेन समझ पाया? ठीक है, तो ये है बेटा कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी, ये आपने लिख लिया, समझ लिया। ठीक है ना? इसमें देखो हमने दोनों की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि वो 90 से जीरो होता है और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर चला जाता है। सही है ना? दोनों की खासियत हमने एक ही फॉर्मूले में यूज कर ली। ठीक है, तो बेटा आप लोग है ना, आपको जो मैंने आपको दिया था, डीबीबी दी थी, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। पेपर से पहले पहले एक टारगेट रखिए कि हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितने लोग वेक्टर्स के लिए पूरे तरीके से तैयार है? बताओ, जिसने हर एक क्लास अटेंड करी है वेक्टर्स की, बताओ कितना। एक बार थोड़ा ऊपर करो ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग बेटा बहुत तरीके से तैयारी करो, आप यही मान के करो कि हाँ यार ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, नीट में भी आता है वेक्टर्स, और इसको इतनी ईमानदारी से करो, क्योंकि तरीका आपका सेम रहेगा आगे भी, है ना? चैप्टर्स बदलते हैं बट आपका तरीका अच्छा रहना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है बेटा, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है, आपको करवा दिया जाएगा अभी के पेपर के लिए। आप लोगों की क्या राय है? जैसे कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम देना चाहते हैं पेपर, है ना? तो कितने लोग ऐसा सोचते हैं सर हमने किया नहीं बट हम पेपर देंगे? आप लोग ऐसा लगता है? तो मैं एक काम करूं क्या? कितने लोग यहाँ पहले बताओ, तो कौन कौन नहीं बचा, फिर कौन कौन रह गया? बचा भी कोई नहीं, पूरे हुए ही नहीं यार, बच्चे टोटल हुए नहीं। बचा कौन कौन जो कह रहा है कि सर मैं नहीं दूंगा पेपर, है ना? हाँ और बताओ ना यार, क्या हो गया? आप लोग अभी आए बेटा, आप क्यों दोगे पेपर? ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं है कि देना है पेपर, नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आप देखो, अगर आपको पता है भाई मेरे को ये सिलेबस नहीं आता और आप पेपर देने आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, क्या कि नंबर कम आएंगे तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि यार तो शुरुआत ही खराब हो गई, है ना? ऐसा मत सोचना। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल ले बेटा फाइनली। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस मैं क्या ही बताऊं बेटा, आपको पता ही होगी, है ना? यूनिट्स एंड डायमेंशंस और ईएम वेव दोनों एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो है बहुत छोटे, बट इनका वेटेज आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है इनसे 3 क्वेश्चन भी आ जाए और एक तो फॉर श्योर आना ही आना है भाई। सही है ना? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेटा इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं आज ये डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। बताओ इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? यूनिट सिस्टम्स पढ़ते हैं। कौन कौन से यूनिट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, है ना? ये हम यूज नहीं करते बेटा, है ना? ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है। ठीक है, फिर है एक हमारा एसआई सिस्टम जिसके अंदर एमकेएस आ जाता है पूरा,
SI के अंदर ही n केस होता है, क्योंकि SI के अंदर और बहुत सारी यूनिट्स होती है, सही है ना। फिर हम पढ़ते हैं 7 बेस क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 2 सप्लीमेंट्री होती है, एंगल और सॉलिड एंगल, और बाकी सब डिराइव्ड होती है, सही है। अब मुझे बताओ, यहाँ आपको उसके डायमेंशंस या यूनिट बनानी पड़ेगी। डायमेंशंस या यूनिट बनाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टी, एल अपॉन टी, एल टी माइनस 1, जब तक आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट नहीं बना पाओगे। तो बेटा कहा ये जाता है, कहा क्या यही सच है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में पूरी फिजिक्स आ जाती है। चैप्टर ये पहला है, और इसमें फिजिक्स कौन सी है? पूरी 11 12 की फिजिक्स आती है, क्योंकि हर क्वांटिटी हम यहाँ डील कर पाते हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ देख चुके हो, तो आपके लिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला सोचना आसान रहेगा, सही है। फिर हम बेटा वो फॉर्मूलाज बनाते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस निकालते हैं, तरीके के बहुत अजीब से कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट, ये बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डायमेंशंस होते हैं। तो हम इनके फॉर्मूलाज को पकड़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज जहां ये आए हुए हैं, फॉर्मूला के अंदर यूज हो रहे हैं, वहां से इनके डायमेंशंस निकालेंगे। बहुत सारे कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, जो डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे हमारा पाई, ई, ये सब क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, सही है। स्पीड ऑफ लाइट तो डायमेंशन वाला हो गया, स्पीड है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कांस्टेंट से ई हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अच्छा, फिर हम बेटा बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, यहाँ पे हम डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज, कैसे करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एरर। यहां पर हम रिलेटिव एरर पढ़ते हैं, परसेंटेज एरर पढ़ते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। याद आ रहा है, वो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना। वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप अभी तैयारी जब कर रहे होगे तो लास्ट में देख के गए होगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आया देखो, है ना, जिसमें तुम्हें बोनस मिला है, हाँ 1.04 वाला, है ना। स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, है ना, इन सब पर हमें देखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो करीब करीब देखा जाए तो ये छोटा चैप्टर है, बट इसका वेटेज कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, समझ में आया। कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, उस दिन वो बता रहे थे ना तुम्हें, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि यार यहाँ v स्क्वायर आएगा कि v क्यूब आएगा या v आएगा, उसके अनुसार हम थोड़ा बहुत उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, वो सब हम देखेंगे। तो ये सारी कहानी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप एनसीईआरटी से इस बार ना घबराएं, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिक्स की क्या बोली जाती है कि भाई एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ो, पर कब पढ़ो, जब क्लास में वो टॉपिक हो जाए, ठीक है। आपको कभी फुर्सत है तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कभी भी कोई असर्शन रीजन पे अगर कोई विचार होगा तो वो हमेशा एनसीईआरटी को रेफरेंस लेकर के रखा जाएगा। असर्शन रीजन आते हैं भाई, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बट जितना कंटेंट आपके पास ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, सही है। तो आप इन चीजों से दूरी ना बनाएं, आपको फुल ऑन मेहनत करनी है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आकर के बोल रहा है सर वो है ना आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन लेट स्टार्ट किया, सर मैं पढ़ाई क्या करूं, भैया आप टाइम पास कर रहे हो, आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ है, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप मेरे भरोसे रह रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को। मैं करा दूंगा तब हो जाएगा क्या, तब भी नहीं होगा वो तो। मैंने वेक्टर्स करा दिया, अब हो गया क्या वेक्टर्स, ऐसा नहीं होता भाई, ये बच्चे के उस पर डिपेंड करता है। आप करो बेटा, आप इन चीजों में मत ढूंढो। आपको पहले भी मजाक अलग चीज है, बट सीरियस तरीके से मैं बोलूं तो आप बिल्कुल भी 1 मिनट भी आप अपना वेस्ट मत करो, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कल से अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे, रोज हमारी क्लास है, वो सारी चीज चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है बेटा जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, तो आप लोग इनसे लिख लोगे। अब मैं बोलूंगा लिख लोगे, तुम नहीं लिखोगे, तो मैं लिखवाऊंगा, फिर तुम बोलोगे सर आप लिखवा रहे हो, सर आप टाइम निकाल रहे हो। आज लिखवा दूं, लिखोगे बोलो, है जाने दो, लिखवा देता हूँ यार, लो बेटा कॉपी दो, है ना। आप बेटा इसको एकदम फॉलो करेंगे,
ठीक है, ग्रुप पे भेज दूं? नहीं यार देखो, जब तक तुम लिखोगे नहीं ना, जब तक तुम्हें फील नहीं आएगा उसको। देखो बेटा, पहले आप रोज अपने आप से पूछो आप ये कर रहे हो क्या। पहला, बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोट्स में होना ही चाहिए। ठीक है, अपन इसको थोड़ा ऐसे इंग्लिश नहीं बना रहे। बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोट्स में होना ही चाहिए। ये कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लो भैया, पहले। ठीक है, कहीं मतलब ऐसी जगह जो आपको दिखता ही रहे, ताकि हम 4 महीने बाद ये कंफ्यूज ना हो कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं यही पॉइंट्स बोलूंगा बेटा, बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोट्स में होना ही चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट नहीं करना है, एटलीस्ट इतना लिखना है। दूसरा पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर बोल रहे हैं पर लिखवा नहीं रहे, ब्रैकेट में आलस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, भाई कई बातें मैं बोलता हूं पर हर बात उसको लिखवाता थोड़ी ना हूं। कितनी बातें बोली जाती पर इसको लिखवा नहीं पाते, पर लिखवा नहीं रहे। उन्हें अपनी लैंग्वेज में नोट्स में ही लिखना है। उन्हें अपनी लैंग्वेज में नोट्स में ही लिखना है। सही है ना, उनको लिख लेना है आपको। तीसरी बात, क्लास के दौरान अगर मुझे कोई डाउट आता है, ड्यूरिंग क्लास अगर मुझे कोई डाउट आता है तो उसे मुझे बुक के साइड में लिखना है। ठीक है, ये जगह है ना, ये वाली है ना, ये वाली जगह है। आप अगर वो अनरूल्ड भी यूज कर रहे हो तो कहीं तो जगह होती है, वहां आपको उसे लिखना है। ये मेहनत करनी बेटा आपको, बजाय किसके, सजाने के। ठीक है, अपने नोट्स को सजाने की बजाय आपको कहां मेहनत करनी है, इन चीजों में मेहनत करनी है आपको। इधर लगाओ दिमाग को। अगला, आज की क्लास के डाउट्स क्लास के तुरंत बाद एट द गेट पूछने हैं। ठीक है, एट द गेट पूछने हैं। ये नहीं कि भैया आपका ब्रेक चल रहा है 20 मिनट का, 15 मिनट का, और फिर मान लो सर वहां पर पोहे खा रहे हैं और फिर आप आगे सर ये डाउट पूछना है मुझे। और फिर मैंने बोला यार अभी बाद में आना, और आपका डाउट रह गया, फिर आपको ये लगे अरे यार मैं तो डाउट रह गया। नहीं भैया, आप यही पूछो ना यार, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो। समझ में आ रहा है, यही पूछो। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, घर जाके या यहाँ जैसे भी तुम पढ़ोगे, घर जाके क्लास नोट्स एज इट इज, घर जाके क्लास नोट्स एज इट इज देख करके उतारने हैं। ठीक है, एज इट इज इसलिए लिखवा रहा हूं मैं कि कई बच्चों को ये लगता है सिर्फ हम सर क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। हाँ, आपको धीरे धीरे परफेक्शन आएगा, आपका दिल खुद बोलेगा कि यार अब इसकी जरूरत नहीं है, वहां वो बात ठीक है। बट आपको इनिशियली स्टार्ट कहां से करना, बिल्कुल सेम बात है, आप उतारो बिल्कुल बच्चों की तरह। बेटा इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख लो हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज गुड टाइम जिसमें आपका हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा भी आपको नहीं लगाना है। 15 मिनट वैसे भी पढ़ने में लगते हैं तो 30 लग जा रहे हैं। नेक्स्ट, सर ने जो होमवर्क दिया है अब वो करना है, पहले नोट्स उतारने फिर करना है। घर जाके हो गया, सर ने जो होमवर्क दिया है वो करना है, एंड डाउट्स को टिक लगा लेना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए विदाउट जजिंग योरसेल्फ। आपको ये जज नहीं करना है कि मेरे तो 10 में से 2 ही बने तो मेरा क्या ही होगा। आप 8 टिक लगाओ और मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कि क्या होगा आपका। ठीक है, आप खुद जज ना करें, क्या, विदाउट जजिंग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगले दिन
सर से वो डाउट्स क्लियर करने हैं, अगले दिन सर से वो डाउट्स क्लियर करने हैं। ब्रैकेट में मैक्सिमम वैलिडिटी 1 वीक, मतलब अगर आज आपको डाउट आया है, आप कल कर नहीं पाए, बहुत सारे कारण कभी आपके से होंगे, कभी मेरी तरफ से होंगे, बट आपको 1 वीक इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे डाउट क्रिएट करते जाओगे तो बेटा ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वर्क करने लग जाएंगे पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, हर एक टेस्ट ब्रैकेट वीकली स्लैश माइनर स्लैश मेजर, हर एक टेस्ट ब्रैकेट में वीकली स्लैश माइनर स्लैश मेजर का जो क्वेश्चंस लेफ्ट स्लैश इनकरेक्ट हैं, उनका सॉल्यूशन लिखना है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको के सर देंगे, जो एरर बुक जब वो डिस्कस करेंगे ना पॉइंट या बता दिया होगा, वो आपको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में समझा देंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बस हो गए, खत्म हो रहे हैं बस। चैप्टर खत्म होते तक उसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। चैप्टर खत्म होते तक उसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब कई बच्चों को ये डाउट है, सर मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं, क्या क्या लिखूं? भैया एटलीस्ट आप उसमें फॉर्मूलाज लिखो, उसके अलावा आपको जो भी लगता है वो लिखो, पर लिखो, डाउट के चक्कर में रहने मत दो। समझ में आया? साथ साथ कंप्लीट करो उसे, साथ साथ मतलब चैप्टर के खत्म होने तक। नेक्स्ट, अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो कहीं भी तो उसे सर से डिस्कस करो। ब्रैकेट में मैक्सिमम वैलिडिटी 1 वीक। अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, तो आप 1 हफ्ते के अंदर उसे मुझे बता दो। समझ में आया? कभी तो तुम आओगे यार, तुम नीट से 1 महीने पहले आओ, कभी तो आओगे। जितना लेट करोगे उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। लास्ट पॉइंट, क्लास में खुली आंखों से सपने नहीं देखें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हो गया ना अगर, तो फिर किसी भी पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुली आंखों से देख इधर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो बेटा फिर इनपुट ही नहीं गया था, आउटपुट कहां से आएगा? आई बात समझ? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और, सर को बिना बताए ऑनलाइन कुछ ना देखें। सही है ना? सर को बिना बताए, मेरे को बता दो ना यार, कुछ जुर्म थोड़ा कर रहे हो। अगर मुझे लगेगा रेलेवेंट है तो मैं खुद बोलूंगा कि भाई यहां से नहीं, यहां से दे। ठीक है? सर को बिना बताए ऑनलाइन कुछ ना देखें। अगर आपको लगता है आपको कुछ ऑनलाइन देखना है, मुझसे बात करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मैं समझूंगा और मैं आपको सही सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है? और कुछ